हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हमने आर्ट एंड कल्चर पीटी 365, इसके साथ ही इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सारा कंप्लीट करा चुके हैं पीटी 365 का। इसके साथ ही पर्सनालिटी न्यूज भी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, ये सारा हो चुका है। केवल ये भी इंटरनेशनल रिलेशन रिसेंट हम लोग फाइनल किए हैं। कल लास्ट मैराथन वीडियो अपलोड किए थे, और सेक्शन वाइज भी हमने अपलोड किया है। एक एक घंटे का वीडियो, 45 मिनट कोई आधा घंटा, ऐसे करके। उस टाइप में भी आप लोग देखना चाहें तो वन डे एग्जाम प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैराथन देखना चाहें तो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करें तो एक दिन में तो पूरा हम लोग कवर नहीं करेंगे, 4-5 दिन समय लगेगा। 4-5 दिन में हम लोग फिनिश कर लेंगे धीरे धीरे। इसके बाद कहिएगा तो सबको मर्ज करके मैराथन जैसे वीडियो अपलोड करते वैसे भी कर देंगे। एक और हम लोग का बचता है प्लेसेस इन न्यूज। हालांकि कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सारा हमने कंप्लीट कराया है, जैसे सेक्शन वाइज कंप्लीट कराया। जो भी जैसे आर्ट एंड कल्चर का जो प्लेसेस इन न्यूज था, इकोनॉमी का जो था, इसके साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का था, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन का था। ये सारे हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं प्लेसेस इन न्यूज। लेकिन एक हम चाहते हैं ना कि एक ही सिंगल वीडियो में पूरा जितने भी है, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल, सारे एक ही में कंप्लीट हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा समय के लिए करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कह रहे हैं कि जीन और संबंधित अवधारणा क्या क्या हो सकते हैं। चिकित्सा में 2024 नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, और जीन रेगुलेशन क्या हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल, ठीक है, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में देखेंगे। आरएनए एडिटिंग देखेंगे। ब्रिज रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। वन डे वन जीनोम के बारे में देखेंगे। अदर घटनाक्रम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मीसेप्टेरिस, ठीक है, मीसेप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, सबसे बड़े जीनोम वाला फर्न। इसके साथ ही डीएनए रिपेयर, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। ठीक है, ये सारे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना होगा पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम समय किल करना नहीं चाहते हैं। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको इतना पिला दे, आप लोग को दिखे फ्रेश। कह रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी क्यों चर्चा में है। तो जीन से संबंधित अवधारणा, ठीक है, यानी कि जीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जीन से संबंधित अवधारणा क्या क्या है, क्यों चर्चा में है। तो जीन जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के खंड होता है। ठीक है, डीएनए जो है ये एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के साथ मानव कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है ये प्रोटीन और डीएनए के एक अणु से बना होता है। यानी कि उसे बने एक धागा होता है और इसकी संरचना होता है। ठीक है, जीनोम किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। फिर से मैं इसे पढ़ देती हूँ। जीन जो है, जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के खंड होता है, और डीएनए एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के साथ मानव कोशिका में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है प्रोटीन और डीएनए के एक ही अणु से बने धागे जैसे कि संरचना होती है। ठीक है, जीनोम किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए का संपूर्ण सेट होता है। ठीक है, अब हम लोग दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि डीएनए आरएनए में आखिर डिफरेंट क्या है, कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल पे होता है, जबकि आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल पे होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की बातें करें तो डीएनए में एडीन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी, गुआनिन जी पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में
यानी कि आरएनए जो हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसमें थायमिन टी की जगह यूरोसिल होता है, ठीक है, यू होता है यूरोसिल जिसे कहते हैं, ठीक है। वर्क क्या क्या करता है, तो डीएनए में वंशानुगत के लिए आनुवांशिक जानकारी का भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, जबकि आरएनए में वर्क क्या करता है, जीन जो होता है एक्सप्रेशन को विनियमित करना और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीनोम एडिटिंग, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग की बातें करें तो इसे जीन एडिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए को एक एडिट करने से शारीरिक लक्षण जैसे कि आंखों के रंग में बदलाव आ सकता है, कई सारे बीमारियों को खतरा भी कम हो सकता है, ठीक है। इसके तहत बदलाव करने के लिए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिक एसिड यानी कि जिसे शॉर्टकट में एसडीएनएस कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है और इन बदलावों में कुछ संख्या में न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का जोड़ना और उनमें से कुछ को हटाना, प्रतिस्थापित करना शामिल होता है। एसडीएन की बातें करें तो इसका ये मतलब होता है यानी कि सबसेक्वेंस जीनोम एडिटिंग को प्रभावित करने के लिए डीएनए तंतुओं को द्विखंडित करने के लिए ये एक पद्धति से वर्क करता है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग की प्रमुख प्रौद्योगिकियां क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बातें करें तो CRISPR जो है ये केस 9 यानी कि क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। इसके साथ ही जिंक फिंगर न्यूक्लिक, ये ZFNS यानी कि शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ZFNS यानी कि जिंक फिंगर न्यूक्लिक्स। इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन एक्यूएटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लिक्स, ठीक है। इसके साथ ही अनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO के विपरीत जीन एडिटिंग के लिए ट्रांसजीन विदेशन जीन शामिल होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बातें करें यानी कि क्रिस्पर के लिए यानी कि CRISPR जो है और CAS9 तकनीक के बारे में, अगर इस तकनीक के बारे में हम लोग बातें करें, ठीक है, तो ये इसमें अनुवांशिक कोड में बदलाव किया जाता है, एक कोड होता है जिसमें चेंजेस किया जाता है और इसके माध्यम से इसके स्थानों पर डीएनए एडिटिंग किया जाता है, ठीक है। कार्य प्रणाली इसके क्या क्या है, ये वर्क क्या क्या करते हैं, तो डीएनए जो है स्टैंडर्ड पर कट और पेस्ट मैकेनिज्म का रूप लेता है, यानी कि कहीं से कट करके दूसरे जगह पेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके तहत पहले जिस अनुवांशिक कोड को बदलना होता है उसे निर्धारित किया जाता है, पहले वो सेटअप किया जाता है, देन कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो कि कोई भी मटर का अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो मटर का कुछ पोर्शन जो है उसमें काट करके कोई और चीज में ऐड ऑन करना, ठीक है। तो यानी कि कुछ चीजों को वहां से कट करके और दूसरे जगह पेस्ट करना, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है Cas9 प्रोटीन जो है यानी कि CS9 जिसको बोलते हैं Cas9 प्रोटीन, इसका उपयोग जो है आणविक कैंची के, ठीक है, कैंची के युग्म के रूप में डीएनए स्टैंडर्ड से निर्धारित भाग या फिर खंड को काटने के लिए किया जाता है। इसमें जीनोम में यानी कि जो जीनोम होता है, जीनोम में आवश्यकता बदलाव करना आसान होता है, ठीक है। जीनोम अनुक्रम की हम लोग बातें करें तो डीएनए के स्टैंडर्ड में क्षार यानी कि बेसेज युग्मों से सटीक क्रम का पता लगाना और अनुक्रम या फिर स्केवेंसिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीनोम अनुक्रम के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो पूर्वानुमानित निदान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में इसका यूज होता है, जैसे कि इससे अनुवांशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। पितृत्व परीक्षण, ठीक है, यानी कि जैविक संबंधों की पुष्टि की जा सकती है, लाइक बोले तो जीन से आपको पता लगाया जा सकता है कि इसका किसका जीन है, इसके फादर कौन है, इसके मदर कौन है, इसके दादा दादी कौन है, इसे ये पता लगाया जा सकता है। एग्रीकल्चर में इसका कैसे उपयोग होता है, तो उच्च उपज लक्षणों की पहचान हो सकता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जलवायु लचीलापन के लिए फसलों के सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत चर्चा में है, इसे हम लोग देखेंगे चिकित्सा में 2024 नोबेल पुरस्कार यानी कि जीन रेगुलेशन नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन 2024, ठीक है। जीन रेगुलेशन के बारे में बातें करें तो विक्टर एम्ब्रोज, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकून, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे गोला बना देते हैं जिससे आपको ध्यान में रहे। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकून को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस चीज के लिए? फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दोनों को मिला है। ये पुरस्कार जो है माइक्रो आरएनए की खोज पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन की भूमिका के बारे में शोध के लिए दिया जाता है। यानी ये लोग रिसर्च किए हैं, आरएनए की खोज किया है, रिसर्च किया है और इसके लिए
ये मिला है, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकविन की खोज के बारे में बातें करें, यानी कि दोनों जो पर्सन है कौन कौन खोज किया है, तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकून जो है ये दोनों आदमी को मिला है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। 1993 में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकून ने माइक्रो आरएनए की खोज किया था। कब किया था आरएनए के? राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए, इसका खोज 1993 में किया गया था दोनों के द्वारा, ठीक है। ये पाया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1993 तक ये माना जाता था उस समय में। जीन रेगुलेशन मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न नाम से विशेष प्रोटीन होता है, प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नॉट प्रोटीन होता है, लाइक बोले तो प्रोटीन के द्वारा, यानी कि उस पर कंट्रोल किया जाता है। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए में निर्धारित क्षेत्रों से जोड़ करके तय करते हैं कि कौन से मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और एमआरएनए का निर्माण होगा, ठीक है। एम्ब्रोज और रुकून दोनों ने उत्परिवर्तन कैनेर हैबडाइटिस एलिंगेस सूत्रकृमि के अध्ययन के जरिए माइक्रो आरएनए की भूमिका की खोज किया था। कब? 1993 में। तो अपन ध्यान रखना है। अब हम लोग माइक्रो आरएनए एम आई आरएनए के बारे में बातें करें, यानी कि आरएनए, तो माइक्रो आरएनए की बातें करें तो माइक्रो आरएनए जो है ये लघु आकार के नैनो कोडिंग आरएनए होता है, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा आकार के नैनो कोडिंग आकार का होता है, ठीक है। एक कोडिंग टाइप के ये लोग डेवलप करते हैं आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये कोशिका को जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन करने में मदद मिलता है, उसको रेगुलेट करने में मदद मिलता है। माइक्रो आरएनए और एमआरएनए मतलब माइक्रो आरएनए के साथ जोड़ करके दोनों को प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोक कर, और एमआरएनए यानी कि एमआरएनए को पूरी तरह से नष्ट करने की जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटीन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लिसिंग को नियंत्रित करते हुए, जबकि माइक्रो आरएनए का साइटोप्लाज्मा में आरएनए के ट्रांसलेशन और नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा जो साइंस जो पढ़े होंगे थोड़ा उनको इजी लगता होगा, बाकी लोगों को बाउंस करेगा कि भाई ये क्या है, आई डोंट नो, बट कोई नहीं, आप 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को सुन लेना, याद हो जाए। क्योंकि जब एग्जाम में यहाँ से कम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल विथ करेंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन से, तो आपको पढ़ के जाना है। 1-1 नंबर से क्वेश्चन छूटता है, तो आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना है, ठीक है। जीन रेगुलेशन के बारे में हम लोग बातें करें तो ये वैसे प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कौन से जीन किस समय और किस स्थान की मात्रा पर प्रकट हो, एक्सप्रेस्ड होंगे, ठीक है। जीनोम में कई जीन शामिल होते हैं। और जीन एक्सप्रेशन की हम लोग बातें करें, जीन एक्सप्रेशन तो मानव अंग उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ये आप सभी को पता है। मानव शरीर की हर कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र कोशिका के लिए कामकाज के लिए जरूरी आनुवंशिक जानकारी वहन करना होता है, ठीक है। गुणसूत्रों में समान जीन सेट होता है, ठीक है। और जीन रेगुलेशन के कारण अलग अलग कोशिका जैसे कि मांसपेशिया कोशिका, तंत्रिका कोशिका प्रोटीन के विशेष सेट को प्रकट या फिर एक्सप्रेस करती है, जो कि कोशिकाओं को अपने विशेष कार्य करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें पूरा ये क्लियर कर ले, देन हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोशिका विकास को समझना, जैसे उदाहरण के तौर पे ये जीन अभिव्यक्ति या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर नियंत्रित करके स्टेम सेल के स्व नवीकरण यानी कि सेल्फ रिन्यूएबल विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि विभेदन करना, डिफरेंशिएशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रक्रिया। ये जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। ऑन्कोजेनिस स्वस्थ कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित होने से बचाने के लिए, रोग निदान के लिए, जैसे कि कैंसर वगैरह होता है, ठीक है। इसके संबंधित अवधारणाएं क्या न्यूज में रहा है, तो कह रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये न्यूज में रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वायरस से संक्रमित होने पर बैक्टीरिया क्लेब्शिएला न्यूमोनिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए राइबोन्यूक्लिक एसिड का उपयोग करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में बातें करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है दरअसल आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड पर निर्भर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पोलीमरेज होता है, और एंजाइम आनुवंशिक
जानकारी के लिए परिवहन की अनोखी भूमिका निभाता है, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शेस नामक अभिक्रिया को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही आरएनए स्टैंडर्ड से डीएनए का निर्माण में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शेस कहलाता है। एक बार हम लोग पिक्चर क्लियर देख ले। ये देखिए जीन रेगुलेशन का उदाहरण, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन जीनोम में लगभग 20,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही डीएनए जीन, ठीक है, एमआरएनए, माइक्रो राइबोन्यूक्लियर एसिड, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ, ये ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोशिका का प्रकार है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ट्रांसलेशंस है इसके, ये ट्रांसक्रिप्शंस है। आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं, जीन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सपोज करो कि कोई यहाँ से कुछ पोर्शंस कट करके किसी और में पेस्ट करना होगा, है ना, किसी और पर्सन का इसमें लगाना होगा, फिर देखना होगा कि क्या ये एक्टिव पहले की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये लोग रिसर्च करते हैं, अपना देखते हैं, ठीक है। चलो ये पिक्चर आप देख लेना। बाकी जो है ओवरऑल न्यूज और स्टैटिक पोर्शन लेके चलना है, जिससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहेगा, ठीक है। अनुवांशिक रूप से संशोधित, नेक्स्ट जो चर्चा में है ये जीएम फसल है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ये जीएम क्रॉप जो है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो अपन देख के जाना है, हर साल यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। अनुवांशिक रूप से संशोधित की बातें करें, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड की बातें करें, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुवांशिक रूप से संशोधन यानी कि जीएम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की फसल को एनवायरमेंटल रिलीज की मंजूरी दे दिया है। और केंद्र सरकार के फैसले के वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जीएम फसल आखिर है क्या, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ये फसल है क्या आखिर। तो ये सरसों का फसल है और जिसको शॉर्ट इसका जो कोड है DMH11, ठीक है। तो DMH11 जो है इसके बारे में हम लोग बातें करें तो ये एक सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि DM11 जो है ये सरसों का किस्म है, यानी कि एक कोड है DM11, जेनेटिकली मॉडिफाइड 11 जो है ये सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांटेशन कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया। हो सकता है आपसे लिखे कि बेंगलुरु ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, ठीक है। इससे पहले जीएम खाद्य फसल की व्यवसायीकरण की बातें करें तो ये मार्ग प्रस्तुत हुआ है। इसके साथ ही जीएम सरसों को अभी तक व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दिया गया है, यानी कि व्यावसायिक खेती जो है उसके लिए मंजूरी इसे अभी नहीं दिया गया, ठीक है। केवल ये अभी रिसर्च हो रहा है, इस पे वर्क चल रहा है। इसे प्रॉपर ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो है, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, ये अभी मंजूरी नहीं दिया गया। DM11 फसल जो है ये सरसों की 2 किस्म है और वो हम लोग 2 किस्म फसल कौन कौन से है तो एक है वरुणा और दूसरा है पूर्वी यूरोपीय, ठीक है, अर्ली हीरा 2, ठीक है। तो एक वरुणा है जो पूर्वी यूरोप में मिलता है और दूसरा जो है अर्ली हीरा 2 है। इसके बीच क्रॉसिंग को प्राप्त हुआ है। ये संस्करण क्रॉस मृदा यानी कि क्रॉस मृदा जीवाणु बैसिलस एमाइलो ली कैफेसियंस में बर्नेज और ब्रास्टर्स जीन को मिलाने के बाद दिया गया, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन किया गया है तब ये मिला है, ठीक है। भारत के अनुवांशिक रूप से संशोधन जीएम फसल यानी कि भारत के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो हमारे यहाँ भारत जो है बीटी कॉटन ये पहले गैर खाद्य और व्यावसायिक खेती के लिए 2002 में स्वीकृति मिला था। इसे एकमात्र जीएम फसल है, यानी कि जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई है, ठीक है। तो मात्र एक ऐसा फसल है कौन, बीटी कॉटन, ठीक है। तो आपको बीटी कॉटन के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन बैगन भी आया 2009 में। बीटी बैगन को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दिया गया था। किसको दिया गया था, 2009 में। तो पहले आपसे पूछेगा तो बीटी कॉटन 2002 में इसको स्वीकृति मिल गया था। इसके साथ ही बीटी बैगन को 2009 में मिला था। ये अपन याद रख के जाना, अक्सर ये 2009-10 पीटी जब प्रीवियस क्वेश्चन PYQ देखेंगे ना तो उसमें पूछा गया है स्टेटमेंट करके, तो आपको पढ़ के जाना है। कह रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञ समिति टेक के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन 2009 में जो बीटी बैगन को व्यावसायिक खेती के लिए मान्यता दिया गया था, मंजूरी दिया गया था, रेगुलेशन दिया गया था, रेगुलेट किया गया था, लेकिन इसको किसके द्वारा, यानी कि तकनीकी विशेषज्ञ समिति जो है टेक के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है, 2009 में।
कृषि में जीएम विधियों को अपनाने के लिए लाभ क्या-क्या हो सकते हैं? यानी कि इसके बेनिफिट पूछा जा रहा है कि कृषि में जेनेटिकली मॉडिफाई होगा, तो इसका हमारा लाभ क्या-क्या मिलेगा एग्रीकल्चर में, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे उपज सुरक्षा में वृद्धि होगा, यानी कि कीटों और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता होगी, ठीक है? कीट जो है उतना कीट-वेट भी नहीं लगेगा, अच्छा फसल होगा, ठीक है? इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की लागत में कमी आएगी, जो हम लोग खाद जो छिड़काव करते हैं, उसमें जो किसानों के पैसे लगते हैं, उसमें भी कमी होगा। पोषण संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, यानी कि जो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, सपोज करो कि उसमें प्रोटीन रिच कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा ह्यूमन के लिए बेटर होगा, वो सारी चीज़ हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है पोषण संबंधित गुणवत्ता में वृद्धि होगा। और जैसे कि गोल्डन राइस वगैरह आप देख सकते हैं, गोल्डन राइस भी जो है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड वगैरह है गोल्डन राइस, तो आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट कितने हैं। इसके साथ ही सूखे के प्रति सहनशीलता होगा, जो जो खेत वगैरह होता है सूखा-उखा, उसके प्रति सहनशील होगा। इसके साथ ही भारत में जीएम फसलों से संबंधित विनियामकी फ्रेमवर्क क्या-क्या है, तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिकरण 2006 के तहत एफएसएसएआई के द्वारा मंजूरी मिला है और जीएम के बाद से आयात, विनिर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अभी ये रोक लगाता है, पूर्ण रूप से रेगुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है किसके तहत, ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खादों के आयात, यानी कि आयात मतलब आप दूसरे देशों से जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं मंगा सकते हैं, विनिर्माण आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि आयात निर्यात नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाया है, ठीक है? तो आपको याद रखना है। और कौन कौन से काम करता है इसके लिए, तो टेक्निकल एक्सपोर्ट कमिटी वर्क करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुवांशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति, ठीक है? ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत यह समिति जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सजीवों के संबंधित अनुसंधान विकास परियोजना के विभिन्न पहलुओं को निगरानी करती है। इसके साथ ही राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति जो है, ये अनुवांशिक रूप से संशोधित सजीवों से निपटने वाले विभिन्न संस्था में सुरक्षा नियंत्रण संबंधित उपायों की समीक्षा करता है। जिला स्तरीय समिति जो है, ये एसबीसीसी जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्य समिति को विनियमित दिशा निर्देश का अनुपालन या गैर अनुपालन के संबंधित निरीक्षण, जांच और रिपोर्ट करता है, ठीक है? इसके साथ ही हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, यानी कि एक कमिटी है जीईएसी, जिसे कहते हैं शॉर्टकट जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के बारे में हम लोग बातें करें। इसकी उत्पत्ति कब हुआ, तो इसकी उत्पत्ति ये क्या है, तो एक वैधानिक समिति है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनाया गया है, ये एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक है? ये खतरनाक सूक्ष्मकर्ती अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडारण नियम 1989 के तहत करता है, ठीक है? ये नियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया था। अच्छा, आपसे मंत्रालय पूछ सकता है, कौन कौन से मंत्रालय है? मंत्रालय की बातें करें तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है? तो आपको याद रखना है। इसके साथ ही अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग की बातें करें, इंजीनियर्ड के बारे में, तो जीवों और उत्पादों के प्रायोगिक रूप से फील्ड ट्रायल सहित पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव का मूल्यांकन करना, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और रिकॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उपयोगी से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो चर्चा में है, कह रहा है कि हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा